हैं। हमने पढ़ा था जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि केमिकल, ये जो प्रोसेस होता है पाचन तंत्र में, हमने क्या देखा था कि यह जो पाचन होता है यह केमिकल के साथ साथ फिजियो केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल भी है और केमिकल भी है, दोनों प्रोसेस है हमारे शरीर में। जो कुछ एक तरफ तो केमिकल का काम चल रहा है, दूसरे तरफ फिजियो चल रहा है, दोनों का संयोग ही हमारे शरीर में जो है एक्टिविटी होती है, विकास होता है, जो कुछ होता है ये दोनों के संयोग से होता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं ये ग्लैंड्स, ग्रंथियां। और इससे अच्छा प्रश्न भी आता है हमारे लिए यूजीसी नेट में ही नहीं, और भी बहुत से एग्जाम है जहाँ पे यहाँ से प्रश्न आता है। चाहे वो क्यूसीआई में भी, ये इसमें वाईसीबी में भी, जो अभी वाईसीबी नाम हो गया है, इसमें भी आता है, एनाटॉमी से चीजें पूछी जाती हैं। तो हमें जो महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना ही जानेंगे, एक इस लेवल की चीजें ही जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वहां जानना भी नहीं है, वहां के प्रश्न भी नहीं आते हैं। तो ग्रंथि जो थैला है ये शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में होता है। तो तीन प्रकार की, प्रमुख रूप से तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा क्या, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं हमारे सामने। अब इनको समझना है क्या है ये तीन प्रकार की ग्रंथियां। पहले तो मिक्स्ड को छोड़ देते हैं, मिक्स्ड का मतलब है कि यही दोनों मिलके एक कोई ग्रंथि होगी, उसको किनारे ही करते हैं। अभी हम सोचते हैं बाहर और अंतर, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है ये बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी? जो लोग कभी एनाटॉमी नहीं पढ़े होंगे वो तो सोच रहे होंगे बहिर्स्रावी मतलब कि बाहर, शरीर के बाहर बहने वाली, और जो अंतःस्रावी वो शरीर के अंदर बहने वाली। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों में हम थोड़ा सा यहाँ अंतर देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। यहां से प्रश्न भी आता है। जितनी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम निकालती है, एंजाइम, एंजाइम निकालती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन निकालती हैं। बहिर्स्रावी एंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकालती हैं। और जो बहिर्स्रावी हैं, जो बाहर जा रही हैं, वो ब्लड में नहीं जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। बहिर्स्रावी, यहाँ बहिर्स्रावी अंतःस्रावी का मतलब जो मेन आधार है वह है हमारा ब्लड। अगर ग्रंथि से जो लिक्विड निकल रहा है वो ब्लड में जा रहा है, उसका मेल ब्लड से होगा, उसकी मुलाकात ब्लड से होगी, तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर कोई ग्रंथि है जिससे कुछ निकल रहा है और वो ब्लड में ना जाके कहीं बाहर जा रहा है, किसी और जगह जा रहा है, लेकिन ब्लड में नहीं जा रहा है, तो वो क्या है? वो है बहिर्स्रावी ग्रंथि। यह एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या है? एंजाइम और हार्मोन। जो बहिर्स्रावी हैं वो एंजाइम हैं, जो अंतःस्रावी हैं वो हार्मोन है। हार्मोन छोड़ती हैं और एंजाइम छोड़ती हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती हैं। एक अंतर और है। क्या है अंतर? अंतर ये है कि जब बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं उनको नली की जरूरत होती है, नली की। जैसे, जैसे किससे? पैनक्रियाज से छोटी आंत में क्या जाता है? लेट नामक एंजाइम, लेट, LAT, लाइपेज, एमाइलेज,
ट्रिप्सिन। उसके लिए क्या चाहिए थी, एक नली चाहिए थी। फिर लीवर से स्टम उसमें छोटी आंत में एक बाइल जो आने के लिए, पित्त आने के लिए पित्ताशय से भी नली की जरूरत थी। तो जो भी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें नली की जरूरत होती है, डक्ट की जरूरत होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको नली की जरूरत नहीं होती है, उनको डक्ट की जरूरत नहीं होती है। वे क्या करती हैं, वे सीधा ब्लड में अपना हार्मोन डाल देती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं अपना हार्मोन ब्लड में सीधा डाल देती। जो बहिर्स्रावी हैं उनको ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम तो कहीं और है। तो ये तीन अंतर। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि एंजाइम कौन सी ग्रंथियां छोड़ती हैं, कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम छोड़ती है, बहिर्स्रावी की अंतः ग्रंथस्रावी। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां एंजाइम छोड़ती। हार्मोन कौन सी ग्रंथि छोड़ती है, यह प्रश्न है दूसरा। तीसरा प्रश्न है कौन सी ग्रंथि को डक्ट की नली की जरूरत होती है। तो अभी तो पता चल गया कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों को नली की जरूरत होती है लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों को नली की जरूरत नहीं होती है। कौन सी ग्रंथि है जिसको नली की जरूरत नहीं होती, डक्ट की जरूरत नहीं होती है, कौन है ये, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि से जो सिक्रेट होता है वो ब्लड के संपर्क में आता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो कुछ निकलता है वो ब्लड के संपर्क में आता है, ब्लड में ही आता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। लेकिन जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं वो ब्लड में अपना, उनसे ब्लड से कभी मुलाकात ही नहीं होता है। तो ऐसी चीज है। तो कौन कौन सी चीजें हैं इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे थूक, थूक कभी ब्लड से मिलता है, क्या है ये थूक, क्या है आप ही बताएं, क्या है ये थूक। मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, थूक क्या है। एंजाइम है, बिल्कुल एंजाइम है, थूक जो है यह एंजाइम है। और आंसू क्या है, आंसू कीचड़ निकलता है, एंजाइम। आंख से आंख से कीचड़ निकलता है, क्या है ये है। कहीं से कान से जो कीचड़ निकलता है, कान से जो मोम निकलता है, क्या है ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं जिनसे ये चीज निकलता है। आंसू निकल रहा है बहिर्स्रावी, आंख से कीचड़ निकल रहा है बहिर्स्रावी एंजाइम है, और कान में मोम बन रहा है एंजाइम निकल रहा है, क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है जो निकाल रही है। और कौन से हैं ऐसे, और क्या है ये बताइए। मुख में जो लार निकलता है, लार, कितनी ग्रंथियां बताई गई थी, तीन ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, चार प्रकार के एंजाइम निकालती हैं, यही तो बताया गया था, चार प्रकार की एंजाइम निकालती हैं, सब क्या हैं, सब बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसके बाद मुंह के बाद भोजन कहाँ गया था, स्टमक में गया था। आप सबको पता है मुंह के बाद भोजन स्टमक में गया था। तो स्टमक में, मुंह में से भोजन स्टमक में गया था, वहां जो चीज निकली थी, जो भी चीज निकली थी वो सब क्या थी, क्या वो ब्लड से मिलने वाली थी, नहीं। वहां जो कुछ था वो सब क्या था, एंजाइम था, बहिर्स्रावी ग्रंथियां थी। स्टमक में कौन सी ग्रंथि मिलती है और क्या निकालती है, जठर ग्रंथि है, स्टमक में जठर ग्रंथि होती है, क्या निकालती है, जठर रस निकालती है, क्या है, क्या जठर रस में ब्लड होता है, ब्लड से मिलता है, नहीं, HCl होता है। तो ये सब जो चीजें हैं क्या हैं, यह बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं। जो जठर रस से जठर निकलता है उसमें कौन कौन सा वो पाया जाता है, कौन कौन सा एंजाइम होता है, दो एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन। सबको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है,
रेनिन दूध को दही बनाने का काम करता है, रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बनाता है, किसमें तोड़ता है? पेप्सिन ही प्रोटीन को तोड़ तोड़ के पेप्टोन बना देता है। पढ़ा ही है ये सब आपने। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, आगे जाते हैं तो इससे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन किससे निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है। क्या है वो भी जो है वो भी बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलता है, बहिर्स्रावी तत्व है, क्योंकि वो नली के माध्यम से ब्लड में नहीं जा रहा है। तो ये सब बहिर्स्रावी है। अब बहिर्स्रावी समझ गए हैं तो अंतःस्रावी तो वैसे समझ जाएंगे, अंदर की बात है भाई, ब्लड में सीधा मिल जाती है। और मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड में सिर्फ एक ग्रंथि आती है, एक ग्रंथि आती है। कौन सी ग्रंथि आती है? वह ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है यह दोनों मिश्रित है, दोनों है, बहिर्स्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। बहिर्स्रावी में वो लेट नामक LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकालती है, जिसको एंजाइम बोलते हैं। और यह कुछ हार्मोन भी निकालती है। किसी हार्मोन का कोई नाम बता सकता है? कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज से निकलता है? बहुत बीमारी होती है लोगों को। इंसुलिन सर। इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन। शुगर कहते हैं, इंसुलिन निकालता है यह पैनक्रियाज। हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। और यह क्या है? ये जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये क्या है? एंजाइम है ये। ठीक है ना? समझ में आया अभी? तो यही एक ही ग्रंथि है जो बोथ दोनों काम करती है, हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी निकालती है। तो अभी आज हमको पढ़ना है पहली चीज क्या? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि को आज हमको विस्तृत रूप में समझना है। क्या है? कितनी है बहिर्स्रावी ग्रंथियां? बहिर्स्रावी ग्रंथियां कितनी हैं? अब देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथियां कितनी है, थोड़ा सा रिलेट करके हमको पढ़ना है। किससे रिलेट करके पढ़ना है? क्या है? हमने चक्रों के बारे में पढ़ा है, ठीक है? नुपुर जी आगे जब वो आएगा तो हम वहां पे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो क्या है हमें यहाँ पर अभी, ये 9 ग्रंथि हैं बहिर्स्रावी, जो बाहर बाहर चीजें निकालती हैं, ब्लड में जिनका संपर्क नहीं होता है, वो 9 है। और हमने 9 चक्र के बारे में कहाँ कहाँ पढ़ा है? योग राजोपनिषद में 9 चक्र के बारे में पढ़ा है। और कहीं पढ़ा है? कोई बता सकता है कि और किस जगह पे हमने शिव 9 चक्र? संहिता। शिव संहिता। सिद्धांत पद्धति। सीधी सिद्धांत पद्धति में। सिद्धांत पद्धति में। हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी हमने 9 चक्रों के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे 9 ग्रंथियां हैं जो बहिर्स्रावी हैं, बाहर की ओर ये अपना वो निकालती हैं। लेकिन चक्रों से यहाँ हमारा संबंध नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि 9 चक्र हमने जानते हैं। और ये थोड़ा सा जब हम इस पे बात कर लेते हैं, किसी से इसका रिलेशन तय कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमको मिल गया बाहर, हम अब वो अपना नाम बताया तो नाम तो हम तुरंत याद नहीं कर पाते, तो रिलेट कर लेते हैं, अरे वो हमारे गांव में एक लड़का है इस नाम का है, वही नाम है। तो कभी भी हमको याद करना होता है तो हम रिलेट करके याद कर लेते हैं, अरे ये इसी को हमने उस समय याद किया था, तो इस दोनों का मेल है। तो इस वजह से हम वहां से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो चक्रों के पॉइंट के नजदीक नजदीक हैं। चक्रों का नाम इसलिए लिया, बहिर्स्रावी में चक्र की संख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अंतःस्रावी में चक्र के स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां हम चक्रों के स्थान से रिलेशन करेंगे उनका। तो ऊपर से हम देखते हैं कि सबसे पहले सबसे ऊपर भाग में देखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे। तो सबसे ऊपर जो ग्रंथि आती है उसको बोलते हैं सेरुमेन ग्रंथि।
सेरुमेन ग्रंथि यह कान में पाई जाती है। कान में जो मोम निकलता है, कान से कीचड़ आप सभी भी साफ करते होंगे कभी कभी, कुछ दिनों के बाद कान में खुजलाहट होने लगती है, तो क्या करते हैं हम लोग, रुई से इसको लगा के धीरे धीरे साफ करते हैं। तो वो जो मोम निकलता है कहाँ से निकलता है? क्या बाहर से कोई धूल जाके अंदर बैठ जाती है? नहीं बैठती है। वहां कोई ब्लड भी नहीं आता है, ब्लड तो उसके साथ में नहीं निकलता है, बस मोम जैसे कुछ निकलता है। तो कौन सी ग्रंथि है जो उसको निकालती है? उसका नाम है सेरुमेन ग्रंथि। तो शरीर के सबसे ऊपरी भाग में कान में सबसे पहली ग्रंथि है जो है सेरुमेन ग्रंथि। ठीक है, बस इसके बारे में इतना जानना है, ये मोम का निर्माण करती। दूसरी कौन सी ग्रंथि है? अश्रु ग्रंथि। अश्रु जिसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि क्या है? ये लेक्राइमल ग्रंथि जो है अश्रु ग्रंथि है, जो आंसू का निर्माण करती है। ये हमारी दो पलकें हैं, आंख तो दो आंख है, एक आंख में दो पलक है, एक ऊपर पलक है एक नीचे पलक है। ऊपर वाली जो पलक है उसमें यह ग्रंथि होती है। लेक्राइमल ग्रंथि ऊपर वाली पलक में होती है। क्या बोलते हैं इसको? लेक्राइमल ग्रंथि। तो सबसे पहले हमने कान को देखा, उसके बाद ऊपर वाली ग्रंथि को देख रहे हैं, इसके बाद आंख में एक नीचे वाली पलक के पास में भी ग्रंथि होती है, उसको भी देखना है। तो ये ऊपर वाली जो ग्रंथि होती है लेक्राइमल ग्रंथि, ये आंसू का निर्माण करती है। आंसू को बना के ये कहाँ पे भेज देती है? ये भेज देती है यहाँ पे। यह पंकटम है। पंकटम क्या है? ये जो आंखों के कोने पर छोटा छोटा एकदम छोटा सा है, दोनों आंख के कोने पर एकदम है, छोटे छोटे से हैं आंखों के कोने पर। क्या है वो? पंकटम है। आंखों वहीं पे आंसू वहीं से स्टोर हो जाता है, वहीं स्टोर रहता है। जैसे जैसे आप देखते हैं गाड़ी में, जो गाड़ी में इस समय साफ करने के लिए, शीशा साफ करने के लिए वाटर लगा रहता है, वो अंदर में ही ड्राइवर ऐसा कुछ करता है कि थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाता है, फिर शीशे को साफ कर लेते हैं। ये आंख में दोनों तरफ ये दे दिया गया है आंसू, ये ताकि गीला रखे, उसको गीला रखे। आंसू, आंख गीली होनी चाहिए, सूखने न पाए। ये पंकटम जो है ये स्टोर हाउस है, उस पानी को स्टोर, आंसू को स्टोर करके रखता है। कोने छोटा छोटा दोनों आंख में, दोनों तरफ, दाहिनी आंख में बाएं तरफ, बाईं आंख में दाहिने तरफ, छोटा छोटा दोनों तरफ कोनों में है। वो क्या बोलते हैं उसको? पंकटम बोलते हैं। वो पानी को आंसू को स्टोर करके रखता है। जब व्यक्ति रोने लगता है, खूब रोता है, तो क्या होता है? आंसू खूब निकलता है। तो निकलते निकलते क्या हो जाता है कि नाक में भी आ जाता है। वो पंकटम इतना आंसू छोड़ देता है कि नाक में भी चला जाता है। उसी पंकटम से ही, पंकटम ही नाक में भी भेज देता है। तो कभी देखिए रोते हुए व्यक्ति के नाक से भी पानी आने लगता है। आंख से तो आता ही है, नाक से भी आ जाता है। तो यह जो आंसू है क्या है? कौन सा? क्या है? हार्मोन है या एंजाइम है? एच है या ए है? तो क्या है ये? एंजाइम है ये एंजाइम है। और क्या है? इसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। इसको, यह एंजाइम है, इसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपने और कहीं पढ़ा था किसी जगह पे? लाइसोजाइम के बारे में सर ये कहाँ पढ़े थे हम लोग? सिलेबरी ग्लैंड में पढ़ा था सर, लाल में था ये लाइसोजाइम, बैक्टीरिया हाँ, को मारने जो के लिए। जीवाणुओं को मारने के लिए काम करता था, वही लाइसोजाइम नाम है। इस आंसू का नाम लाइसोजाइम होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं तीसरी ग्लैंड के बारे में, तीसरी ग्रंथि के बारे में। क्या नाम है इसका? तीसरी जो ग्रंथि है मेइबोमियन ग्रंथि। मेइबोमियन ग्रंथि है ये।
ये नीचे वाले पलक में होती है, नीचे वाले पलक में होती है। ठीक है, नीचे वाली पलक में होती है ये मेइबोमियन ग्रंथि। ये नीचे की जो पलक होती है इसमें है ये। इसका काम क्या है? इसका काम है ऑयल, तैलीय बनाए रखना, कीचड़ का निर्माण करना। जब रात में सोते हैं हम लोग तो किसी किसी को बहुत ज्यादा कीचड़ बनता है, किसी किसी को बिना सोए दिन में भी कीचड़ निकलता रहता है। तो ये कौन सी ग्रंथि है? ये मेइबोमियन ग्रंथि, ये जो नीचे पलक में होती है शरीर में, ये आंख में ऑयल और कीचड़ का निर्माण करती है, तैलीय बना के रखती है उस भाग को। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें, चौथी ग्रंथि के बारे में समझें। चौथी ग्रंथि जिसको बोलते हैं श्वेत 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 ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड क्या है ये पसीने का निर्माण करती है। पसीना हमारा क्या है? एंजाइम है। पसीना कहीं ब्लड से टच होता है? नहीं होता है। पसीने के लिए ये शरीर पसीना से बाहर निकलता है, ब्लड से इसका कोई संपर्क नहीं होता है, रोम रोम से बाहर निकलता है। और पसीना जब काला, गर्मी के समय में काला कपड़ा पहनते हैं तो शरीर के ऊपर, कपड़े के ऊपर काला काला ऐसे धब्बा जैसे पता चलने लगता है सूखने के बाद पसीना। में महसूस होता है श्वेत ग्लैंड, जिसको श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। चौथी ग्रंथि है जो वही एंजाइम छोड़ती है। ठीक है, ये चार समझ में आया। इसके बाद पांचवी ग्रंथि है, क्या है? सेबेकस ग्रंथि, सेबेकस ग्लैंड। इसका नाम है वसामय ग्रंथि। सेबेकस ग्रंथि क्या काम करती है? वसा का निर्माण करती है। ये क्या है? वसामय, सीवम का निर्माण करती है। सीवम क्या होता है? तैलीय आगे का भाग होता है, उसको टच करें, अभी देखें कितना मुलायम होता है। नाक का ऊपर का भाग, नासाग्र जिसको बोलते हैं, कितना मुलायम होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? सेबेकस ग्रंथि की वजह से यह मुलायम होता है। पंछियों का जो त्वचा होता है, पक्षियों का जो पंख होता है, उसमें यही होता है। सीबेकस ग्रंथि जो है क्या है? सीवम का निर्माण, सीवम का निर्माण की रहती है। इसलिए पक्षी बरसात में भीगते नहीं हैं। क्यों नहीं भीगते हैं? जी विनीता जी, करते हैं। तो ये सेबेकस जो ग्लैंड है, ये है वसा का निर्माण करती है, तैलीय पदार्थ हम शरीर की त्वचा को मुलायम बना के रखते हैं। तो होते हैं पक्षियों में। मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? आवाज सर बीच बीच में रुक जा रही है, कट रही है सर, थोड़ी थोड़ी रुक रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी रुक रही है, अब सही आ रही है। इतना चलेगा सर? चलेगा? जी सर, इतना चलेगा। सही आ रही है अब तो सर। अभी क्या हाल है? ठीक है क्या? जी भैया सही आ रही है। अभी ठीक है? चलिए, अभी जी ठीक सर हो अभी आ सकता है। रही है। हाँ, जी सर अभी तो सही ये है। सेबेकस जो ग्रंथि है, सेबेकस ग्लैंड है, ये हमारे शरीर में सीवम का निर्माण करती है। एक तैलीय पदार्थ होता है जो
स्किन को, त्वचा को मुलायम बना के रखता है, चिकना बना के रखता है। यही पक्षियों में क्या करता है, पक्षियों की त्वचा को, पंख को भीगने से बचाता है। उस पे पानी भीगता नहीं है, पंख उनका भीगता नहीं है। यह जो सीवम होता है इसी की वजह से। ठीक है, पांचवी ग्रंथि थी। अब हम छठी ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। नाम ही जानना है, हमने तो इसके बारे में पढ़ा है। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितनी पाई जाती है मुख में? कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 303। कितने प्रकार की होती हैं? कितने तीन प्रकार के एंजाइम छोड़ती हैं वो? हमने 3 पढ़ा प्रकार है के। इसके बारे में। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, 4 प्रकार के एंजाइम को छोड़ती है। कौन कौन सा एंजाइम था वो? ला- 3 ग्रंथियां हैं जो मुख में पाई जाती हैं। क्या है? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल पैर ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। ये 3 मुख में, और इसमें 4 प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं जिनका नाम था लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। तो इनके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, इनका सिर्फ यही जानना है, यह भी एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना? इतना ही जानना है इनके बारे में। फिर बात आती है आगे, सातवीं जो ग्लैंड है, सातवीं ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि के बारे में भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने जठर ग्रंथि के बारे में? जठर रस निकलता है वहां से, और यह जठर रस क्या काम करता है? जठर रस 2 प्रकार के एंजाइम निकालता है। कौन कौन से? रेनिन, पेप्सिन। और यह रेनिन और पेप्सिन क्या काम करता है? दही बनाने का काम करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बना के। तो यह कौन सी ग्रंथि है? यह गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो जठर में, स्टमक में पाई जाती है। भोजन मुंह के बाद स्टमक में ही जाता है, तो वहां ये पाई जाती है। 7 ग्लैंड हो गई। 8वीं ग्लैंड कौन सी है? जिसको बोलते हैं म्यूकोस, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस, ये म्यूकस का निर्माण करती है। म्यूकस ग्लैंड जो होती है, ये म्यूकस का निर्माण करती है। म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है? हमने पढ़ा था, म्यूकस का निर्माण मुख में होता है। मुख में क्यों होता है? क्योंकि भोजन को आगे वाले भाग में आसानी से चला जाए, भोजन को निगलने में आसानी हो। वहां तो किसी ब्लड से संपर्क नहीं हो रहा है। तो क्या है ये? एंजाइम है। और और कहाँ पे होता है म्यूकस का निर्माण? मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए रेक्टम में, मलाशय में भी, मलाशय में भी क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस का निर्माण होता है। तो यह ग्रंथि है म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस का निर्माण करती है। रेक्टम में जो, मलाशय में जो म्यूकस होता है, वो शरीर से मल को बाहर निकालने के लिए मदद करता है। और जो मुख में म्यूकस का निर्माण होता है, वो मुख से भोजन को स्टमक तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लीवर के बारे में। जो आखिरी ग्लैंड है हमारी, लीवर है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शरीर में। लीवर सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कभी यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है लीवर से, और लीवर का बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे इस शरीर के लिए। लीवर का काम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम करता है। जैसे हमने कहाँ कहाँ पे लीवर के बारे में देखा? उत्सर्जन तंत्र में देखा। उत्सर्जन तंत्र में इसने क्या किया था?
अमोनिया को, जो खतरनाक पदार्थ है, यूरिया में बदला था। कौन बदला था? लीवर ने बदला था। पाचन तंत्र में हमने देखा था कितनी बड़ी भूमिका इसने अदा की थी। क्या क्या काम किया था इसने पाचन तंत्र में? पाचन तंत्र में यह लीवर पित्त बनाया था, पित्ताशय को दे दिया था। फिर पित्ताशय उसको किसमें ले जाके मिलाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जब लीवर, ये पित्ताशय से पित्त निकल के जो छोटी आंत में जाता है, वो वहां पे जाकर क्षारीय कर देता है, क्षार को फैला देता है। तभी छोटी आंत पाचन क्रिया को पूर्ण करती है। जब वो क्षार हो जाता है, वहां भोजन क्षारीय हो जाता है। और एक काम ये की थी, लीवर का एक और काम था। क्या? लीवर ने जो जो पित्त छोड़ा था, उससे वसा का भी पाचन हुआ था। वसा का पाचन हुआ था। उसके बाद क्या है, लीवर ने एक काम और किया था। क्या काम किया था? लीवर का एक और काम था, जो बिलिरुबिन नामक पीला पदार्थ, जो मल को पीला करने के लिए, मल को पीला करने वाला था। अभी आवाज आ रही है सभी को? ऋषि जी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है। तो ये बिलिरुबिन, बिलिरुबिन भी लीवर, तो अभी देखेंगे लीवर का बहुत काम है। ये कम से कम 10-15 काम करता है लीवर। शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लीवर अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। तो क्या है, इसको हमको अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज की बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली बात। और लीवर जो है, ये हेपेटिक हेपेटिक कोशिका का बना होता है, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। और जो सेल होती है उनका नाम है कूफर सेल। ये प्रश्न भी आता है कि कूफर सेल कहाँ पर पाया जाता है? कूफर सेल, ये है हेपेटिक कोशिका की, जिसको कूफर सेल भी बने बोलते हैं, यह कूफर सेल का बना होता है लीवर। और इसका जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है लीवर की? लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। मतलब कि यह अगर अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, अगर इसमें घाव लग जाए, टूट फूट जाए, बीमार हो जाए, तो ये लीवर बहुत तेज अपने आप को सही कर लेता है, टाइम नहीं लगाता है, बहुत तेज सही करता है। कोई व्यक्ति अगर वहां पे घाव लग जाए लीवर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीवर अपने आप को बहुत तेज सही करता है, अपने अंगों को खुद ही ठीक कर लेता है लीवर। इसलिए क्या होता है, यह व्यक्ति जहर जब खा लेता है, तो ये कूफर सेल, ये सब कूफर सेल का बना होता है। जैसे किडनी कौन से उससे बनी होती है? क्या हमने बताया किडनी के बारे में? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बनी होती है। वैसे ही यह लीवर जो है कूफर सेल का बना होता है। और यह कूफर सेल जो होते हैं, ये अपने आप को बहुत जल्दी सही कर लेते हैं, जिंदा कर लेते हैं। जैसे जब व्यक्ति दारू, शराब या फिर कोई जहर का सेवन कर लेता है, तो यह कूफर सेल मर तो जाती हैं, लेकिन यह अपने आप को फिर से सही कर लेती हैं कूफर सेल। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत यह है। और जब शरीर में जहर की जांच की जाती है, कोई व्यक्ति जहर खाया है कि नहीं खाया है, और क्या स्थिति है, क्यों मरा व्यक्ति, तो इसी लीवर से ही कूफर सेल की ही जांच की जाती है। कूफर सेल के जांच से ही पता चलता है व्यक्ति का क्या स्थिति रहा। ठीक है, यही से वो जानते हैं डॉक्टर कि ये व्यक्ति जहर लिया था या बिना पॉइजन के मरा है, कैसे मरा है। अगर कुफर सेल क्षतिग्रस्त होती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को जहर दिया गया है। कुफर सेल का काम क्या होता है, ये जो भी जहर आता है शरीर में उसको तुरंत खा लेती हैं, तुरंत ले लेती हैं। अब एक चीज देखते हैं कि
लीवर किन किन चीजों का निर्माण करता है? कौन सी चीज का निर्माण लीवर करता है? तो सबसे पहली चीज है, हम जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से इसको समझेंगे। ब्लड की कुछ चीजों का निर्माण करता है लीवर। क्या है? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन का निर्माण करती है और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है। ये दो तत्व ऐसे तत्व हैं जो लीवर बनाती है। किस लिए बनाती है? इसलिए बनाती है, ये दो सैनिक हैं ऐसे, जैसे हमारे देश में ऐसी कोई कुछ फोर्स हैं जहां पे कहीं दुर्घटना हो गई, कोई आपात स्थिति आ गई, तो क्या बोलते हैं उसको? कौन सी फोर्स है वो जो आपात स्थिति में तुरंत पहुंचती है? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या करती है? कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं दुर्घटना हो गई, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो ये तुरंत एनडीआरएफ की फोर्स पहुंचती है। वही एनडीआरएफ का काम ये हमारे शरीर में करते हैं। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो दो तत्व हैं ये हमारे शरीर के एनडीआरएफ हैं। और ये क्या करते हैं? जब शरीर में कहीं दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहने लगा, तुरंत ये दोनों सैनिक पहुंचते हैं और उस ब्लड को क्या करते हैं? जमा देते हैं, ताकि शरीर से अधिक ब्लड बाहर ना निकले। ठीक है, तो कौन से वो दो सैनिक हैं जो ब्लड को जमाने का काम करते हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो सैनिक हैं शरीर में खा रहे हैं, सब शरीर में रह रहे हैं। इनका काम क्या है? ब्लड को जमाने का। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी दिमाग खराब हो जाए और शरीर के अंदर ही ब्लड को जमाना शुरू कर दे। इनका काम ही जब जमाने का है तो हो सकता है कभी भूल जाएं और अंदर के ही ब्लड को जमाना शुरू कर दें। तो इसलिए प्रकृति ने, इस लीवर ने एक तत्व बना देता है, एक तत्व बनाता है हेपरिन। वो हेपरिन जो होता है वो उसको जमाने से रोकता है। वो कहता है जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम इस ब्लड को जमाओगे नहीं। तो हेपरिन जो तत्व होता है ये भी लीवर से निर्माण होता है। प्रश्न कभी कभी आता है, हेपरिन का निर्माण कौन करता है? या फाइब्रिनी जो नोजेन का निर्माण कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है? तो ये दो जो हैं ये जमाने का काम करते हैं, और हेपरिन जो है ये उसको जमाने से रोकने का काम करता है। एक कहता है जमाऊंगा, एक कहता है जमने नहीं दूंगा। कहता है जमाऊंगा, कहेगा कटेगा तभी जमाना, बिना कटे नहीं जमाना। जब कहीं पे बाहर से कट के हवा लगेगी तभी तुम जमाना, नहीं तो नहीं जमाना। ठीक है, तो ये दो तत्व जमाने वाले हैं, एक रोकने वाला है। एक तत्व है एल्बुमिन, का निर्माण भी ये लीवर ही करता है। तो ये कुछ तत्व हैं, इनके बारे में हम ब्लड में भी समझेंगे। ब्लड चैप्टर अलग से है, उसमें भी हमको इसमें समझना होगा। तो ये निर्माण करता है लीवर। एक आगे फिर बिलिरुबिन का निर्माण करता है। हमने तो उसमें भी पढ़ा है पाचन तंत्र में कि बिलिरुबिन जो है उसमें मिल जाता है काइल में, जिससे मल काइल जो है पीला हो जाता है। और जब यही बिलिरुबिन अधिक हो जाता है, यह लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, बिलिरुबिन की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? आंख पीली हो जाती है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, जिसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, और खतरनाक हो जाता है बी सी, तो मृत्यु भी हो जाती है। तो यही है बिलिरुबिन जो निर्माण करता है लीवर, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में बोलते हैं पीलिया हो गया है। ठीक है, इसके बाद आता है बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग एक तत्व है जो आप देख रहे होंगे, हमने जो पीडीएफ बनाया है ऊपर लीवर भी बनाया है। लीवर कहाँ होता है? दाहिने साइड में होता है।
दाहिने साइड में होता है और उसके नीचे हमने ग्रीन कलर में छोटा सा एक बना दिया है। वो क्या है? गाल ब्लेडर है। वो ग्रीन कलर का वो होता है, उसमें जो पित्त होता है वो क्या है? पित्त को हरा करता है। कौन हरा करता है? ये पित्त, ये लीवर ही उसको बनाता है, जिसका नाम है विलीवर्डिंग। बिलिरुबिन की वजह से मल पीला हो जाता है, लेकिन विलीवर्डिंग की वजह से पित्त हरा होता है, इसलिए हरे कलर से उसको बना दिया है। और यह विलीवर्डिंग और क्या काम करता है? यह विलीवर्डिंग जो है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। वसा के पाचन को क्या बोला गया है? किसी को पता है वसा का पाचन क्या है? वसा के पाचन को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। वसा के पाचन को इमल्सिफिकेशन कहा गया है। और भोजन को क्षारीय बना देता है। कहां पर? छोटी आंत में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां हमने पढ़ा है इसको। इसके बाद बात आती है अमोनिया उत्सर्जन तंत्र में। अभी कल ही पढ़े कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। इसके बाद क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। ग्लूकोज को बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? फैट बना देता है। फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और यह कोलेस्ट्रॉल, जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल होता है, कहां पर होता है? लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा लीवर में होती है। ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट से फैट, फैट से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में ही होता है। और क्या देखा था हमने? कि जहर जब व्यक्ति पीता है, शराब पीता है, तो क्या होता है? ये कुफर सेल जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। कुफर सेल मर जाती हैं, लेकिन कुफर सेल मरने के बाद फिर जिंदा हो जाती हैं या नया निर्माण हो जाता है। तो लीवर अपने आप को फिर से निर्मित कर लेता है। इसीलिए जहर और शराब किससे किसकी मृत्यु हुई है, इसका पता लगाने के लिए लीवर की जांच की जाती है, किडनी की नहीं। किडनी जहर को निष्क्रिय करती है और लीवर जहर को क्या करता है? लीवर के जो सेल हैं जहर को खा लेते हैं। कहते हैं लाओ हमको दो। जितने जहर इनको दिखाई देते हैं तुरंत लपक के खाते हैं। ये दौड़ दौड़ के उनको खाते हैं, इसलिए मर जाते हैं। लेकिन फिर ये अपने आप को सही कर लेते हैं। इनके अंदर एक क्षमता होती है, इन कूफर सेल के अंतर्गत। और लीवर में क्या निर्माण होता है? महत्वपूर्ण चीज है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में, गर्भ में जब बच्चा होता है, तो उस समय जो ये ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर के मिसोडर्म में होता है। इसी लीवर के मिसोडर्म में उस ब्लड का निर्माण होता है। बच्चे का जो ब्लड होता है वो लीवर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में तो हड्डियां होती नहीं है, बोन तो होता नहीं है। और हम लोगों के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इनके यहाँ तो बच्चों में हड्डी इतनी नाजुक, इतनी कमजोर होती है, ना के बराबर होती है। तो उसका निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर के मिसोडर्म में होता है। और यह कब तक होता है? जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है, तब तक उस ब्लड का निर्माण उस लीवर के मिसोडर्म में होता है। ठीक है? यह लीवर के और भी बहुत सारे काम हैं। इनको आगे हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे कोई चैप्टर पढ़ेंगे नई नई चीजें मिलती जाएंगी। जितना लीवर का काम है उतना किसी का काम नहीं है। ठीक है? तो इतना बहिर्स्रावी ग्रंथि में अभी को किसी को कोई किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है या रिपीट करना है तो बताएं। एल्बुमिन का थोड़ा सा बता दीजिए भैया, आपने क्या बताया था? कौन सा?
एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या पढ़ाया इसमें? अच्छा, ये कुछ ब्लड का ही कोई तत्व है, ब्लड में इसको हम देखेंगे। जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये क्या है। एल्बुमिन जो है इसका भी निर्माण लीवर ही करता है, जैसे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ऐसे ही कुछ है एल्बुमिन। इसके बारे में हम ब्लड में विस्तार से देखेंगे। सिर्फ यही जानना है कि ये तत्व हैं यहाँ पे निर्मित होते हैं लीवर से। ठीक है, जी भैया। तो समझ में आया ये बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या क्या चीजें होती हैं, कितने ग्रंथियां होती हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। सिंपल प्रश्न आता है, प्रश्न कैसे आता है कि यह ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, लीवर कौन सी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी की अंतःस्रावी। ठीक है, हाँ। चलिए ये लास्ट वाला पॉइंट। फाइब्रिनोजेन जो आप कह रही हैं, निराला जी पूछ रही हैं, इसको फिर से बता दें। फाइब्रिनोजेन जो है तत्व है, जो एंजाइम है, ये है लीवर के द्वारा बनाया जाता है। और क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये दो तत्व हैं जो शरीर में जब कहीं दुर्घटना हो जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो इनका काम होता है तुरंत वहां पर पहुंचना, ब्लड को जमा देना, ताकि ब्लड शरीर से ज्यादा बाहर ना जा पाए। इसलिए इन दो तत्वों का काम है ये। लेकिन यह ब्लड को शरीर में न जमा दें, इसलिए एक तत्व बनाया है प्रकृति ने, हेपरीन नाम का तत्व है। ये हेपरीन क्या करता है, उनको शरीर में जमाने नहीं देता है, शरीर में वो ब्लड को ना जमा दे, क्योंकि शरीर में ब्लड जम जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, ये चलिए कूफर लास्ट सेल। वाला पॉइंट। हाँ पूनम जी। सर ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे यहाँ पे नेटवर्क चला गया था तो सर मुझे समझ नहीं आया, ये भ्रूण हाँ अवस्था में बता आरबीसी देते ब्लड हैं। वाला। ये कूफर सेल जो होता है वृंदावन जी, कूफर सेल से ये उस जिगर जो लीवर है, इसका जो क्या है, ये इकाई है, कूफर सेल से बना हुआ है। कूफर सेल से ही इसका निर्माण हुआ है लीवर का। जैसे ब्रेन का निर्माण किससे हुआ है, न्यूरॉन से। किडनी का निर्माण किससे हुआ है, कौन से तत्व से किडनी का निर्माण हुआ है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ऐसे ही ये लीवर जो है ये कूफर सेल से बना हुआ है। ठीक है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथि। सर क्या कुछ हेपाटिक ऐसा करके कुछ बोला था, वो क्या है सर? कुपर सेल के वहाँ पे हेपाटिक ऐसा करके कुछ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कुपर सेल के वहाँ पे वो क्या है सर? हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल। हाँ हेपेटिक हेपाटिक। सेल, इनको हेपेटिक सेल भी बोलते हैं, हेपेटिक कोशिका भी बोलते हैं। अच्छा कूफर दोनों में सेल से को एक ही, हेपेटिक। दोनों पे अच्छा दोनों सेम ही नाम। हाँ सेम ही है, हेपेटिक कोशिका, कूफर सेल, इनको दो नाम है इनके। ठीक है, ओके ओके ठीक है सर, थैंक हाँ तो पूनम जी कह रही थी कि ये जो लास्ट पॉइंट है, भ्रूण अवस्था में जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय उसके शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वो उसके लीवर में होता है, लीवर के मिसोडर्म में। मिसोडर्म एक कोई जगह होगी, जो लीवर के मिसोडर्म में इसका निर्माण होता है ब्लड का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 9 चक्र हम पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियों में 9 ग्रंथियां हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से देखा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि थी लीवर, लीवर के बारे में हमने समझा। कल हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को और मिश्रित ग्रंथियों को, दोनों को कल देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्यतः जो है 8 प्रकार की हैं।